स्वदेशी में आखिर अड़चनें क्या हैं और क्या करने की जरूरत है, विनोद जी? जी। पहले तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में जो हमने बाबू और ब्यूरोक्रेट्स की इतनी बात की, उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर और स्टेट में भी जो टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें बहुत बड़ा सकारात्मक चेंज देखा है। अभी अजय जी बिल्कुल सही बता रहे थे। मुझे तो आश्चर्य है कि वो 12, 14, 16 घंटे काम करते हैं। कई बार हमें सैटरडे को भी कॉल आते हैं उनसे। तो मेरे ख्याल से श्रम में कोई कमी नहीं, लेकिन शायद जो उनका रुझान है या जो उनको हमने एक तरह से ऑब्जेक्टिव दिया है, पर्पस है, उसी को बदलने की जरूरत है। चीन ने यही किया था। जो लोकल मेयर है, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं नोएडा का एग्जांपल लेता हूँ, जो इतने साल से औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है। वहां के जो सीईओ है, उनका जो केआरए है, केपीआई हम लोग जो कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो मात्र इतना होगा कि सब अनुशासन ठीक बना रहे, आप जमीन को जितने ज्यादा रेट पे बेच सके बेचें, और उसमें कोई करप्शन ना हो। मेरे ख्याल से ये उनका वो होगा। चीन में अगर इसी को मैं लेता हूं, तो वहां पे उनका जो इंडेक्स है वो बिल्कुल फर्क है। वो ये नहीं है कि जमीन आप कितने में बेच रहे हैं, वो ये है कि इस जमीन पर, इंडस्ट्रियल लैंड में, आप कितनी इंडस्ट्रीज को ला पा रहे हैं। क्या उस एक इंडस्ट्री का, अगर वो टॉयज में बन जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे, तो उसका पूरा सप्लाई चेन आप ला पाए कि नहीं ला पाए, कितने जॉब्स आप क्रिएट कर पाए। हमारे यहाँ अगर आप किसी सीईओ से पूछेंगे, किसी अथॉरिटी के, शायद उनको ये भी नहीं पता कि कितनी फैक्ट्री वहां बंद हो चुकी है। तो वो फैक्ट्रीज का जो जमीन है, उसको हम एज अ रियल एस्टेट यूज करने लगे हैं, उसके ऊपर वैल्यूएशन किए जा रहे हैं। तो लेकिन एक खुशी की बात मेरे तरफ से ये है, या अच्छी बात ये है, कि जब भी ये हम चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चेंज मैनेजमेंट तभी होता है जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए, क्योंकि चेंज आसान नहीं होता, किसी को पसंद नहीं होता। आज अगर पहली बात तो ये समझ ले कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आज है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी, उसके बाद भी रूस में ये तेल के कार्य, कई देशों ने हमें जो उम्मीद थी कि हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ खड़े होंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो जियोपॉलिटिकली कुछ बदल रहा है। अब मैं कहूंगा कि उनको बुरा कहने की जगह हम ये समझे कि आज हमको, जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक नेशन नहीं बन जाते, तो ये इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती रही। नंबर वन। नंबर टू, इसमें हर एक आदमी का रोल क्लियर हो जाए कि साहब, मैं एज ए ग्राहक क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी, एज ए व्यापारी मेरी क्या जिम्मेदारी है, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी क्या जिम्मेदारी है। एंड सिमिलरली जो ब्यूरोक्रेट्स, अब ब्यूरोक्रेसी में जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल डीपीआई एक बहुत अच्छा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्लियर किया है। बहुत सब कुछ सरल करके ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन स्टेट्स उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते। जो लोग डिपार्टमेंट है, वो अपना जो पावर है वो छोड़ना नहीं चाहते। वहां पे एक बहुत बड़ा बोल्ड रिफॉर्म का मेरे ख्याल से अवसर आ गया है, जहां प्रधानमंत्री जी के ऑफिस अगर ये कहे कि ये सब पुराने सिस्टम्स को हम खत्म करें। आप एक व्यापारी से क्या चाहते हैं, एक फैक्ट्री से, कि वो एक सेफ जगह में वो दो चार जो मेन उसके इश्यूज हैं, उनको ध्यान में रखे और आगे बढ़े, जैसा हमने कुछ किया स्टार्टअप। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो टास्क फोर्स बनाया गया है, उस टास्क फोर्स में से एक वर्टिकल का मैंडेट ये भी है कि स्टेट लेवल पर जाकर देखिए कि वहाँ पे दिक्कतें क्या हैं। अब आप कहें कि स्टेट लेवल पे दिक्कतें हैं, तो आप कैसे केंद्र में बैठ कर कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो जो स्टेट रैंकिंग की शुरुआत की गई थी, तो मैंने करीब से देखा उस पूरे प्रोसेस को। तो स्टेट में आपस में होड़ मची थी कि नहीं जी, मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये कर दिया, ये देखिए मैंने ये कर दिया, मेरी रैंकिंग ऊपर होनी चाहिए, मेरी रैंकिंग नीचे होनी चाहिए। एक वहाँ पे कंपटीशन आया। और दूसरा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में अनिल पद्मनाभन साहब ने देखा होगा, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि वहाँ पे एक स्कीम आई थी पिछले दिनों कि आप ये चीज़ें सुधार करेंगे तो आपको ये चीज़ें लोन सस्ते में देंगे, ये आपको जो ग्रांट है वो आपको सस्ते में दे दिया जाएगा, ये ज़्यादा दिया जाएगा। तो इस तरह कुछ टूल्स होते हैं केंद्र सरकार के पास, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अनिल पद्मनाभन साहब बोलना चाह रहे थे, पहले मैं मौका नहीं दे पाया था। पता है, जब ये बाबुओं के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, पहली बात है कि सारे बाबू एक जैसे नहीं हैं। ये कहना मतलब हमारी तरफ से जाती होगा कि सारे बाबुओं को एक तरीके से हम बोले कि ये अड़चन नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात ये है, एक विडंबना है। बिकॉज आप अगर ये बाबुओं को देखें, बाबूराज को देखें, जब भी कोई संकट आया है भारत पे, चाहे 91 का आर्थिक संकट हो या कोविड का आपदा हो या जो अभी जो संकट हाल में हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, तो हमारे जो बाबू लोग हैं मतलब इतना अहम काम करते हैं और पूरे सहयोग के साथ जुटे रहते हैं और पूरे मतलब
भारत को किसी तरह वो बचा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। बट आप नॉर्मल टाइम में देखते हो यही बाबू लोग जो हम लोग उदाहरण दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो मेरा कहना ये है कि ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी जो बनी, ये इनहेरिटेंस है अंग्रेजों से। अंग्रेजों का पूरा अध्याय जो मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव था कि मतलब ये उनकी हुकूमत बनाए रखने, तो एक डिफेंस का अप्रोच है, ऑफेंस का नहीं है, समझ गए। तो ये जब अब बाबुओं को मतलब बाबू लोगों को ये समझाना पड़ेगा। जैसे सिंपल मैं उदाहरण देता हूँ, ये L1 का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये दुनिया भर में बिडिंग होता है, ये भारत में आके ही क्यों ये प्रॉब्लम होता है ये L1 को लेके। L1 आप करते हो, वो जो बिडर होता है वो जानबूझ के पैसे कम बिड कम करता है, फिर बाद में वो बिलो प्रॉफिट का करता है बिड, क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये लाइसेंस राज का माइंडसेट है। फिर उसके बाद फिर सरकार में जो भी है पैसे खिलाएगा, जो भी कराएगा, ब्राइब कराएगा, फिर प्रोजेक्ट का थोड़ा थोड़ा करके कॉस्ट बढ़ाएगा। और L1 जो है, L1 कभी नहीं रहता है। तो आप पहली बात है ये L1 का जो बिजनेस है ये खत्म करो। अब कोर्ट्स नहीं को नहीं, भी आपको एडुकेट करना आश्चर्य की होगा। बात है अनिल जी, अनिल पद्मनाभन सर, आश्चर्य की बात यह है कि L1 वाले मुद्दे पे मुझे कई ब्यूरोक्रेट से मेरी अपनी बातचीत होती है, वो खुद मानते हैं कि ये जो L1 वाला सिस्टम है ना वो बहुत ही खतरनाक है। कई सारी चीज़ों में जो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है उसके पीछे ये एक बड़ी वजह है। ये आप सही कह रहे हैं। और बाबू में आपने कहा कई सारे लोग हैं जिन्होंने सरकार के जो जिम्मेदारियाँ थी उससे आगे बढ़ चढ़ कर रोल निभाया और परिवर्तन में अग्रणी भूमिका भी निभाई है। लेकिन अजय श्रीवास्तव जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि वो लोग इतने काम के बोझ तले दबे होते हैं, वाकई दबे होते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं छवि रहती है कि सरकारी बाबू आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं, रात भर 10-10 बजे रात में, 11 बजे रात में मंत्रालयों से बाबू लोग निकलते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहता अनिल जी? नहीं, लक्ष्मण जी क्यों दबे रहते हैं? क्योंकि आपका पूरा अप्रोच डिफेंस है। आप अपनी तरफ से कोई गलती करना नहीं चाहते। ये ऐसे नहीं होता है। मतलब हम कोई व्यापारी से पूछो या उद्योग से पूछो या हमारे पत्रकारों से पूछो, हम रोजाना गलती करते हैं लेकिन उससे सीखते हैं। लेकिन बाबू पे एक मतलब प्रेशर रहता है कि गलती नहीं कर सकते, तो इसके डर से इसलिए बाबू में कहावत भी है कि कहावत भी है कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद CBI ED से बचना है तो काम ना करो तो अच्छा रहेगा, चुपचाप से रिटायर कर जाओ। ये भी कई लोग कहा करते हैं। खैर, इसमें एक चीज़ मैं अश्विनी महाजन साहब मैं आपके पास आऊँगा कि बीच में एक सवाल उठा था जो विनोद शर्मा जी ने उठाया था, बड़ा ही वैलिड सवाल मुझे लगा कि कोई चीज़ मेक इन इंडिया है, कोई दुकान स्वदेशी है, ये कैसे तय किया जाए? पूरी तरह से कोई सामान मेक इन इंडिया होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, अव्यवहारिक है। किसी दुकान में सिर्फ इंडियन सामान ही होगा, ये बंदिशें क्यों लगाना? कुछ ऐसा तय कर दीजिए सीमा, ताकि कह हाँ इतना आपका डोमेस्टिक कंपोनेंट है तो मेक इन इंडिया माना जाएगा, स्वदेशी सामान माना जाएगा, इतना डोमेस्टिक कंपोनेंट सामान दुकान में रखें तो स्वदेशी माना जाएगा। जैसे कि हम लोग टेंडर में कई बार करते हैं, ऐसी शर्तें लगाते हैं। देखिए, दुकान पर तो आप कोई भी सामान रखिए, स्वदेशी को बढ़ावा दें, ये दुकानदार के हाथ में होता है कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कहेंगे ये सामान जो है ये फला कंपनी का है, अपनी कंपनी बहुत अच्छा सामान है, ये थोड़ा सा इसकी शिकायत आ रही है, वो तो दुकानदार करेगा ही। अगर देशभक्ति का तकाजा है, वो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा वो करेगा। लेकिन जहां तक स्वदेशी क्या है और स्वदेशी क्या नहीं है, देखिए एक लंबे समय से हम MNCs का विरोध करते रहे हैं और आज भी करते हैं। लेकिन आज जो हम एफिशिएंट प्रोडक्शन की बात करते हैं कि अपने देश में कम से कम विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करें और धीरे धीरे करके 100% उसको भारतीय बना दें। आज हमारे सामने तमाम उदाहरण है, उनको उदाहरणों को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में आज आवश्यकता इस बात की है कि हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड करें और उसमें हम तमाम प्रकार की विदेशी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यह बात जो बात है कि भाई अल्टीमेटली हमें समझना पड़ेगा, जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर बखान तो होते हैं सब विदेशी कंपनियों के, वो आए तो उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन यह भी बात सच है कि जो स्वदेशी कंपनियां हैं, उदाहरण के लिए ITC से 1 पैसा रॉयल्टी बाहर नहीं जाती, लेकिन ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं कम से कम 5 से 7% तक अपने सेल का, और मारुति की बात आई
approximately 6% of their sale goes in the form of royalty. तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि हमें धीरे जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें विदेशों पर निर्भरता धीरे धीरे कम करनी है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब एमएनसीज को हम भगा देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने स्वदेशी कंपनियों को इतना आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, बाकी सब जगह, इन सबको आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बनेंगे। विदेशियों पर निर्भरता चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो पूंजी की हो, चाहे वो रेयर अर्थ की हो या किसी भी प्रकार की, कम से कम करना है ये स्वदेशी। बिल्कुल, ये एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और जाहिर तौर पे कई सारी चीज़ें हैं जिसको आगे चल के हमें करनी है। रातों रात सिर्फ प्रधानमंत्री के नारा देने भर से तो नहीं होगा, उनके नारे को साकार करना है, वो हम सबकी जिम्मेदारी यहाँ पे बनेगी। तो